Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. यहाँ पे आप स्क्रीन पे कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स देख रहे होंगे जो लिखे हुए हैं और इनके बारे में ही हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि अब्दुल माजिद टेबोन कौन से कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं. फिर हम बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की. पेरिस पैरालंपिक्स में देखेंगे कि इंडिया ने ओवरऑल कितने मेडल जीते और इंडिया की रैंक क्या रही. सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग. फिर देखेंगे फर 360 मिसाइल किस कंट्री की है. युद्ध अभ्यास देखेंगे कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है. सुगम्य भारत एप्लीकेशन और लास्ट में बेबी कोलंबो. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Recently, the 5th International Day of Clean Air for Blue Skies, also known as स्वच्छ वायु दिवस, is observed on which city? हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस दिन मनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 7th of September 2024. ठीक है, तो राजस्थान के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने होस्ट किया 5वां इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज को ऑन 7th of September इन जयपुर सिटी. ठीक है, इस दिन को आप स्वच्छ वायु दिवस के नाम से भी जानते हैं इंडिया के अंदर. अलॉन्ग विद दिस जो चौथी मीटिंग थी अपेक्स कमिटी ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, वो भी कंडक्ट की गई और इसको चेयर किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जो कि हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 7th of September को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज. कब किया था? तो 2019 में. इस साल के लिए हमने थीम रखी थी इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ. ठीक है, ये थीम थी इस साल के लिए. तो याद रखिएगा ये 5वां एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के लिए, जिसको आप स्वच्छ वायु दिवस के नाम से भी जानते हैं और इसको हाल ही में ऑब्जर्व किया गया है 7th of September को. आइए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सबसे पहले कब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने? इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में. मेजर टारगेट क्या सेट किया था एनसीएपी ने? फॉर रिड्यूसिंग द पार्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन बाय द एंड ऑफ 2024. सो मेजर टारगेट था कि हमें 20 to 30% तक पार्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन को रिड्यूस या कम करना है. ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम प्राइमरीली किस तरह के पोल्यूटेंट्स पे फोकस करता है? सो दिस इज PM 2.5 एंड PM 10. ओके, जयपुर के रिगार्डिंग अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें तो कौन सी एक इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो जयपुर में लोकेटेड है? इट इज़ द जंतर मंतर. और प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है आइकॉनिक हवा महल की, जो कि जयपुर में लाई करता है? सो इट इज़ द राजपूत आर्किटेक्चर. कौन सा एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है जो जयपुर में सेलिब्रेट होता है? इट इज़ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल. फाइन. यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो कब इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस को? 1945 में. और कौन सी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? इट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली अब्दुल मजीद टेबोन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में अब्दुल मजीद टेबोन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन अल्जीरिया. ये अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं. 2024 का अल्जीरियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हाल ही में हुआ है, जहां पे अब्दुल माजिद टेबोन को रीइलेक्ट किया गया है विद अ ह्यूज विन एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री. और यहाँ पे इन्होंने सिक्योर किए हैं 94.65% ऑफ वैलिड वोट्स. और ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ था 7th of September को विद 5.6 मिलियन वोटर्स आउट ऑफ 25 मिलियन एलिजिबल पार्टिसिपेंट. तो प्रेसिडेंट टेबोन को रीइलेक्ट किया गया है इनके सेकेंड 5-year टर्म के लिए. पहली बार ये इलेक्ट हुए थे 2019 में, लेकिन ऑपोजिशन ने इनके इलेक्शन को बायकॉट कर दिया था. तो टेबोन ने हराया है अपने ओपोनेंट अब्दुल्लाई हसानी शेरिफ को, जिन्होंने 3% तक के वोट अक्वायर किए थे. ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि अल्जीरिया कंट्री के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये हैं अब्दुल मजीद टेबोन. ए इज फॉर अब्दुल मजीद एंड ए इज फॉर अल्जीरिया, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं. ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंशियल टर्म कितना होता है अल्जीरिया कंट्री में? तो ये 5 साल का टेन्योर होता है और
ये इनका सेकेंड टेन्योर है बेसिकली, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे थे पहले ये बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट? तो पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे। अल्जीरिया के अंदर कौन सी बॉडी ओवरसी करती है इलेक्शंस को? इट इज़ द नेशनल इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी, जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 2019 में, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city has secured the first position in the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ये एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, सूरत, ठीक है। सूरत की रैंक पहले 13th हुआ करती थी, लेकिन अब ये फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 अमंग 131 सिटीज इन अक्रॉस इंडिया। इस सिटी ने स्कोर किए हैं 194 आउट ऑफ 200 मार्क्स, और इसी के साथ इन्होंने अपना PM10 लेवल रिड्यूस किया है बाय 12.71% इन 2023 टू 24। सूरत को ऑनर किया गया एज अ नेशनल क्लीन एयर सिटी विथ 1.5 करोड़ रुपीस, एक ट्रॉफी दी गई, इसके अलावा एक सर्टिफिकेट दिया गया है एक सेरेमनी के दौरान जो कि जयपुर में हुई थी, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसका पर्पज है 30% तक रिडक्शन कराना इन द एयर पार्टिकुलेट्स, और सिटीज को यहाँ पे इवेल्युएट करना बेस्ड ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, डस्ट एमिशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो सूरत सिटी ने सिक्योर की है पहली पोजीशन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, ओके। सूरत सिटी कौन से रिवर पे लोकेटेड है? आंसर है तापी रिवर, ठीक है। इसे आपके बहुत सारे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं या जो जनरल अवेयरनेस की आपकी नॉलेज है वो बूस्ट होती है। तो सूरत किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको ओवरसी करती है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्राइमरी गोल क्या है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का? तो एयर पार्टिकुलेट्स को रिड्यूस करना बाय अप टू 30%। पहली बार कब इसको लॉन्च किया गया था? 2020 में, ठीक है। एक कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि लोकेटेड है जयपुर में? इट इज द जंतर मंतर। तो याद रखिएगा सूरत फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? 2024 के पेरिस पैरालंपिक में भारत ने ओवरऑल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। 17th पेरिस पैरालंपिक्स कंक्लूड हो चुका है 8 सितंबर को, और यहाँ पे एक सेरेमनी, कंक्लूडिंग सेरेमनी बेसिकली हुई है कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। कब से कब तक हुआ था? 28 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 सितंबर तक हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी ने। तो जो 18th एडिशन होने वाला है इसका समर पैरालंपिक्स का, वो कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस USA के अंदर। कब होगा? 2028 में, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया ने ओवरऑल 29 मेडल्स जीते हैं, और चाइना ने टॉप किया है मेडल टैली को विथ कितने मेडल्स? 220 मेडल्स। चाइना ने 220 मेडल्स ओवरऑल जीते हैं। इंडिया की पोजीशन कितनी रही? 18, ठीक है। मेडल हमने 29 जीते, हमारी पोजीशन थी 18th यहाँ पे। हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल यहाँ पे इंडिया के फ्लैग बेयरर रहे एट द क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। आपको बताना है कि ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर्स कौन थे, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा, ओके। तो ओवरऑल हमने 29 मेडल्स जीते हैं, और कितनी रैंक थी हमारी? 18th, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? चाइना। कितने मेडल चाइना ने जीते थे? 220 मेडल, ठीक है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी को कब स्टैब्लिश किया गया? 1989 में। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे लाई करता है? बॉन, जर्मनी में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो टोक्यो 2020 का पैरालंपिक्स था उसमें हमने कितने मेडल जीते थे? तो उसमें हमने सिर्फ 19 मेडल जीते थे, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, सुकन्या समृद्धि योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। गवर्नमेंट ने असल में कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं फॉर द सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि इफेक्टिव होने वाले हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। याद रखिएगा इसको लॉन्च किया गया था 2015 में अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, और ये एक स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम है फॉर द गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है। और गर्ल चिल्ड्रन 10 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के नीचे होनी चाहिए, और साथ ही कंडीशन है कि वो इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए।
तो इस स्कीम में अलाउ किया गया है मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज़ और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ तक आप एनुअली सबमिट कर सकते हैं विद डिपॉजिट्स फॉर 15 ईयर्स एंड मैच्योरिटी एट 21 ईयर्स। तो पार्शियल विड्रॉल होगा अप टू 50%, वो भी अलाउड है फॉर एजुकेशन आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। और ये योजना ऑफर करती है कुछ टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C एंड 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो नए रूल्स हैं उसमें क्या चीज़ें हैं कि जो गार्डियनशिप है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू लीगल गार्डियंस और पेरेंट्स, अदरवाइज जो अकाउंट है वो परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ नए रूल्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, आपसे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मिनिमम एनुअल डिपॉजिट कितना ज़रूरी है इन द सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट? तो आंसर है 250 रुपये। ठीक है, कब इसको लॉन्च किया गया था? 2015 में। अंडर विच कैंपेन इस योजना को इनिशिएट किया गया था? सो दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, कौन सी 3 मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइंटली ओवरसी किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को? तो ये 3 मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का? जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन को प्रिवेंट करना और इनके सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और एजुकेशन को एंश्योर करना। ठीक है, और जो नए रूल्स अब आ रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, उसमें क्या होगा अगर गार्डियनशिप नहीं ट्रांसफर होती है टू द लीगल गार्डियंस और पेरेंट्स इन एन SSY अकाउंट? तो अकाउंट जो है वो परमानेंट तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट लिमिट कितनी है इस अकाउंट में? सो दैट इज 1.5 लाख रुपीज। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। फतेह 360 मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रही फतेह 360 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ईरान। ये ईरान की एक मिसाइल है। ईरान ने हाल ही में डिलीवर किया है अपना शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री को? रशिया को। ठीक है, और ये जो फतेह 360 है ये एक प्रिसाइज और मोबाइल ईरानियन SRBM है जो कि डिजाइन की गई है फॉर टैक्टिकल स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स। इसका वेट है लगभग 787 किलोग्राम्स और इसके अलावा ये ट्रेवल कर सकती है एट द स्पीड ऑफ मैक 3 टू मैक 4। ये इक्विप्ड है विद सॉलिड फ्यूल इंजन और ये इनेबल करती है रैपिड डिप्लॉयमेंट विद रेंज ऑफ 120 to 300 किलोमीटर्स। ये अपने साथ कैरी कर सकती है 150 किलोग्राम तक का वॉरहेड और डिफिकल्ट है इसको इंटरसेप्ट करना बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल मैन्यूवरेबल डिजाइन। ठीक है, तो ये मिसाइल यूज करती है अपने इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम को और सैटेलाइट नेविगेशन को फॉर 30 मीटर एक्यूरेसी। फतेह 360 को लॉन्च किया जाता है फ्रॉम अ ट्रक माउंटेड सिस्टम जो कि केपेबल है मल्टीपल मिसाइल्स को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो फतेह 360 मिसाइल को डेवलप किया है ईरान कंट्री ने। न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि ईरान ने डिलीवर किए हैं अपने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इंक्लूडिंग दिस फतेह 360 टू द कंट्री रशिया। ठीक है, यहाँ पे हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर बात करें, कौन सी कंट्री है जो जानी जाती है फॉर डेवलपिंग द RT-2PM टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? ये कंट्री है रशिया की। ठीक है, कौन सी कंट्री है जिसने डेवलप किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉलिड प्रोपेलेंट ICBM नोन एज मिनुतेमन? ये कंट्री है US। ओके, क्या एडवांटेज है सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स का ओवर लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स? तो जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स होते हैं उनकी रिलायबिलिटी और लॉन्च टाइम शॉर्टर होती है, रिलायबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, कौन सी एक इंडियन मिसाइल है जिसमें सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और ये पार्ट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का? दिस इज अग्नि 5। ठीक है, अग्नि के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, where was the 20th edition of India-USA Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास 2024 conducted? हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया है राजस्थान के स्टेट में। 20th एडिशन इंडिया-USA Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास का शुरू हो गया है at the Mahajan Field Firing Ranges in the state of Rajasthan. ये एक्सरसाइज शेड्यूल की गई थी टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 9th to 22nd of September 2024. ये जो एक्सरसाइज है ये एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड द USA और ये 2004 से लगातार कंडक्ट की जा रही है। इस एक्सरसाइज से कोऑपरेशन को फॉस्टर किया जाता है बिटवीन द टू मिलिट्रीज। फोकस है ट्रेनिंग, कल्चरल एक्सचेंजेस और जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो हुआ था अलास्का USA में। ठीक है,
तो ये 20th एडिशन था, याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि युद्ध अभ्यास कौन से 2 कंट्रीज के बीच में होती है। सो दीज कंट्रीज आर इंडिया एंड यूएसए। ओके, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं युद्ध अभ्यास के रिगार्डिंग। कौन से साल में पहली बार हमने इसको स्टार्ट किया था, तो आंसर है 2004। और 2023 में कौन सा यूएस का स्टेट है जिसने होस्ट किया था, तो आंसर इज अलास्का। प्राइमरी फोकस क्या है इस एक्सरसाइज का, कोऑपरेशन एंड ज्वाइंट ऑपरेशनल स्किल। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस की बात करें तो कौन सा इंडिया का स्टेट है जहां पे ये लोकेटेड है, आंसर है राजस्थान। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एक की ट्रेनिंग लोकेशन है फॉर विच आर्म्ड फोर्स, सो दिस इज द इंडियन आर्मी। और कौन से साल में इनको स्टैब्लिश किया गया था, सो दैट इज द ईयर 1983। ओके, moving to question number 8, सुगम्य भारत एप्लीकेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। खबरों में रहा सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय की पहल है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसको ऑल्दो 2021 में लॉन्च किया गया था और अब तक 1400 एक्सेसिबिलिटी कंप्लेंट्स लॉन्च की गई हैं थ्रू दिस एप्लीकेशन और यहाँ पे 75% ऑफ कंप्लेंट्स को रिजॉल्व भी कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, और ये लोगों को हेल्प करेगा विद डिसेबिलिटी। और जो भी एल्डर पीपल हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेसिबिलिटी इश्यूज को इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिल्डिंग। तो कंप्लेंट्स फाइल होंगे यूजिंग द जियो टैग्ड फोटोज जो कि रेलिवेंट अथॉरिटीज को सेंड किया जाएगा। ये एप्लीकेशन बहुत जल्द अपग्रेड होगा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस features including a chatbot and multilingual interface, partnerships with mission accessibility and iSTEM ये भी सपोर्ट करेंगे इस एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को। ठीक है, तो सुगम्य भारत एप्लीकेशन एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ठीक है, इस मिनिस्ट्री को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1985 में। कौन सा एक मेजर इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स ने, इट इज द सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड। ओके, now moving to question number 9, baby colombo which was seen in the news is a joint mission between which two space agencies। समाचारों में रहा बेबी कोलंबो किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट जो है इसने हाल ही में प्रोवाइड की है फर्स्ट क्लियर इमेजेस ऑफ साउथ पोल ऑफ मरकरी, इसी वजह से न्यूज में था। ये मिशन कोलैबोरेशन है बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका नाम रखा गया है आफ्टर इटालियन मैथमेटिशियन ज्यूसेपे कोलंबो और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, अक्टूबर 2018 को। इस मिशन का पर्पस क्या है, मरकरी के सरफेस, उसके कॉम्पोजिशन, मैग्नेटिक फील्ड और सोलर इंटरेक्शंस को स्टडी करना। इसमें 2 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट है द मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर MPO, मैपिंग और सरफेस को स्टडी करने के लिए, और दूसरा है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर MMO, जिससे कि आप जो भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटोस्फीयर है इस प्लैनेट में उसको आप एग्जामिन कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट कौन से 2 स्पेस एजेंसीज का ज्वाइंट मिशन है। सो दीज आर जक्सा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फाइन, कौन से साल में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, तो आंसर है 2018 में। ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें, तो पहला है मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर और सेकेंड है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। फाइन, मरकरी का ऑर्बिटल पीरियड कितना है, अराउंड द सन, सो दिस इज द 88 अर्थ डेज। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात यहाँ पे अगर हम करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आंसर इज पेरिस, फ्रांस। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, recently who has made history by becoming the first Indian to be elected as the president of the Olympic Council of Asia। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, रणधीर सिंह। ठीक है, रणधीर सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं इन द इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और हाल ही में ये इलेक्ट हो चुके हैं एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एट इट्स 44th जनरल असेंबली। तो ये एसोसिएटेड हैं विद द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एट इट्स 44th जनरल असेंबली।
तो ये एसोसिएटेड हैं विद द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया फॉर ओवर 33 ईयर्स और इन्होंने अचीव किया है हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर एशियन स्पोर्ट्स। इनका डीप एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड जो है स्पोर्ट्स में, उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ नए इनिशिएटिव्स ड्राइव करेंगे टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रोल ऑफ OCA। ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है फॉर द अपकमिंग एशियन गेम्स एंड अदर मेजर इवेंट्स। तो याद रखिएगा, हाल ही में रणधीर सिंह ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। फाइन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले किसने फाउंड किया था इस बॉडी को? आंसर है शेख फहद अल सबा। इन्होंने इसको फाउंड किया था 1982 में। ठीक है, और शेख फहद एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इन प्रोमोटिंग द स्पोर्ट्स इन एशिया। इसका हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा कहाँ पे है? कुवैत में। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके के एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? जस्ट अभी मैंने बताया 1982 में। इसका हेडक्वार्टर्स है कुवैत सिटी, कुवैत में। ठीक है, एशियन गेम्स की हम यहाँ पे बात करें तो कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया था फर्स्ट एशियन गेम्स? दिस इज न्यू दिल्ली। और हाउ फ्रिक्वेंटली एशियन गेम्स होते हैं? तो ये हर 4 साल पे कंडक्ट किए जाते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरनेशनल एथलेटिक्स? दिस इज वर्ल्ड एथलेटिक्स। किसने इंडिया का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? दिस इज अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और इन्होंने ये फीट अचीव की थी इन द 10 मीटर्स एयर राइफल इवेंट। फाइन, इन्होंने गोल्ड क्लिंच किया था एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके रिवीजन सेशन की तरफ चलेंगे, जहाँ पे एज यूजुअल हम डेली 3 टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स और थर्ड पे हम देखेंगे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स। सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस अरबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 18 दिसंबर को। ये सारे क्वेश्चंस पिछले 6 से 8 महीने के हैं और आपके एग्जाम में 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स बहुत ईजिली पूछे जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द इवेंट टाइटल्ड एज लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे ऑर्गेनाइज्ड। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूयॉर्क में। रिसेंटली वेयर वॉज द टैगोर ऑन द पद्मा बोट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया बांग्लादेश में। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एवरी ईयर? इसको ऑब्जर्व किया गया 30 जुलाई को। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2024? आंसर इज ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, सब लोग कॉमेंट्स में बताएंगे कि वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल फ्लैग डे एवरी ईयर? नेशनल फ्लैग डे होता है 22 जुलाई को। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये शायद 15 अगस्त को होता है, लेकिन हमने बहुत पहले ही इंडिपेंडेंस डे के फ्लैग डे को सेलिब्रेट कर लिया। हमने फ्लैग को अपने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द धामी अगेंस्ट द ड्रग्स कैंपेन? ये इनिशिएटिव है उत्तराखंड स्टेट का ड्रग के रिलेटेड मैटर्स को टैकल करने के लिए। ठीक है, आइए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, recently who won the gold medal in the men's 10 meters air pistol event at the ISSF World Cup 2024 in Munich, Germany? गोल्ड मेडल इस दौरान जीता था सरबजोत सिंह। आपको याद रखना है कि ISSF वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? म्यूनिक, जर्मनी में। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024? इसमें हमने इन टोटल 7 मेडल जीते थे। रिसेंटली हु सेक्योर्ड अ गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 meters एयर राइफल एट वर्ल्ड शूटिंग पैरास्पोर्ट टूर्नामेंट इन चैंगवॉन इन द कंट्री कोरिया? ये गोल्ड मेडल जीता है मोना अग्रवाल ने। विच टीम हैज वन द इंडियन प्रीमियर लीग 2024? IPL इस साल जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसको हरा के जीता था? तो सनराइजर्स हैदराबाद को। ठीक है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली अनवील्ड द प्लान्स टू यूज टेक्नोलॉजी टू एनहांस इंडियाज चेस कैपेबिलिटीज? ये इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। रिसेंटली विच कंपनी अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024? ये कंपनी है कोका कोला। रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड देयर सेकेंड कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिका चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग द कंट्री कोलंबिया? ये कंट्री है अर्जेंटीना। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड इट्स अपडेटेड बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट 2024? ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। रिसेंटली विच कंपनी हैज डेवलप्ड कृत्रिम
being promoted as India's own artificial intelligence and a multilingual large language model. ये कंपनी है ओला. What are brown dwarfs recently seen in the news? Brown dwarfs क्या हैं? ये celestial bodies हैं. Recently, which research institute has developed a way of generating non-infectious Nipah virus-like particles in the laboratory? आंसर हो जाएगा Institute of Advanced Virology. What is the primary purpose of the ICD-11 Module 2? तो इसका प्राइमरी पर्पस है मॉडर्न बायोमेडिसिन को क्लासिफाई करना. स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट एक जॉइंट प्रोजेक्ट है किन दो कंट्रीज का? ये सैटेलाइट एक जॉइंट प्रोजेक्ट है फ्रांस और चाइना का. हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 2023 लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज? ये प्राइज दिया गया है हाल ही में इसरो को. ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिवीजन क्वेश्चंस एज वेल. और मैं सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी विद सम होमवर्क. और आज का जो आपका होमवर्क है वो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड रहेगा. इसमें आप देख सकते हैं कि 6 से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और इनके वेन्यू को कमेंट्स में मेंशन करना है. अगर आप जीके टुडे के साथ रेगुलर हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं. एटलीस्ट 90 to 95% क्वेश्चन आपको इसमें से आते होंगे. तो जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में लिखिए. जो नहीं आते आप वो दूसरों के आंसर्स को देख के फिर फर्दर फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को मैं कंक्लूड करती हूँ. और कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं. तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. तो चलिए फिर कल अब हम मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ. ओके.